आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे। चैप्टर 5 है और यूनिट 2 है, पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है बॉडी का, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो कह रहा है, पृथ्वी पर जीवों के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन केवल अवलोकन के आधार पर किया गया, जो कि पहले खुली आंखों से बिना किसी यांत्रिक मदद से था और बाद में आवर्धक लेंस और सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा किया गया। आवर्धक लेंस मतलब जो बड़ा करके दिखाते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस जिनको कहते हैं, जो बड़ा दिखाते हैं, या सूक्ष्मदर्शी यंत्र जो बहुत छोटी चीज को बड़ा दिखा देते हैं। इस वर्णन में व्यापक तौर पर बाह्य एवं आंतरिक संरचना विशिष्टता को ध्यान में रखा गया, मतलब बाहरी और आंतरिक संरचना हम लोग प्राणियों एवं पौधों की देखेंगे। इसके अतिरिक्त अवलोकनीय तथा इंद्रिय गोचर यानी अवबोधक जीवन प्रतिभासों को भी वर्णन के एक भाग के रूप में आलेखित किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी इंद्रियां यानी हमारी जो सेंसरी आर्गन है, संवेदी अंग हैं, वो किस प्रकार से किसी चीज का अवलोकन करते हैं, उसको भी यहाँ पर चैप्टर में बताया गया है। प्रायोगिक जीव विज्ञान और विशिष्ट रूप से शरीर क्रिया विज्ञान या शरीर विज्ञान को पूर्णतः स्थापित होने से पहले प्रकृति विज्ञानियों ने केवल जीव विज्ञान के एक हिस्से का वर्णन किया था। तो ये बताया जा रहा है कि पहले जब शरीर क्रिया विज्ञान या शरीर विज्ञान पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुआ था, तो जो नेचर के साइंटिस्ट थे वो केवल जीव विज्ञान के किसी एक हिस्से का वर्णन किया गया था तब पहले। अब तो बहुत विस्तार हो गया है। यद्यपि पर्याप्त समय तक जीव विज्ञान भी प्राकृतिक इतिहास के रूप में रहा, जीव विज्ञान भी पहले नेचुरल हिस्ट्री के रूप में था। विस्तृत विवरण की दृष्टि से यह वर्णन आश्चर्यपूर्ण था। हालांकि यह एक छात्र की प्रारंभिक प्रतिक्रिया में नीरस किस्म की हो सकती है, लेकिन यह ध्यान में रखने की विस्तृत विवरण को बाद के दिनों में न्यूनकारी जीव विज्ञान द्वारा प्रयुक्त किया गया योग्य है, जो वैज्ञानिकों का ध्यान जीव प्रक्रमों पर जीवन के स्वरूप एवं संरचना से कहीं अधिक खींचा। तो कहने का मतलब ये है कि ये पढ़ाई में थोड़ा सा नीरस लग सकता है, हो सकता है बोरिंग लगे, लेकिन जो है संरचना जो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कहीं किसी जीव का या पौधे का, उससे ज़्यादा ये शरीर क्रिया विज्ञान और ये सब हमको इंटरेस्टिंग लगेंगे। अतः यह वर्णन शरीर विज्ञान या विकासीय जीव विज्ञान के शोध प्रश्नों के गठन में बहुत ही सार्थक एवं मददगार साबित हुए। इस इकाई के अनुगामी अध्यायों में, मतलब आगे के अध्यायों में, पादप एवं प्राणियों के संरचनात्मक संगठन के बारे में बताया जाएगा, जिसमें शरीर क्रिया वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक प्रतिभासों का संरचनात्मक आधार भी शामिल होगा। सुविधा की दृष्टि से आकारिकी एवं शारीर प्रक्रिया विशिष्टताओं का वर्णन पादपों एवं प्राणियों के लिए अलग अलग किया गया है। देखिए, शरीर और शारीर दो शब्द हैं, ध्यान दीजिए। शरीर मतलब बॉडी और शारीर का मतलब उसके अंदर जो भी है उसकी स्टडी। तो दोनों बातों को ध्यान देना है। देखिए, शरीर क्रिया विज्ञान को इंग्लिश में फिजियोलॉजी बोलते हैं। लॉजी मतलब जूलॉजी, फिजियो का मतलब फिजिक्स, जैसे भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं। तो शरीर की क्रिया तो फिजियोलॉजी हो जाएगा। एनाटॉमिकल फीचर, शरीर को एनाटॉमिकल फीचर यानी स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो ध्यान देना है। चैप्टर हमारा 5 आ रहा है। अब देखिए, एक साइंटिस्ट है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैथेराइन एसाव। तो कैथेराइन एसाव का जन्म 1898 यूक्रेन में हुआ। देखिए, जो चीज़ें नीट में नहीं आना उनको थोड़ा सा हम स्पीड में पढ़ेंगे, और जो आना है उसको विस्तार से। आपने रूस और जर्मनी में कृषि विज्ञान पर अध्ययन किया और संयुक्त राज्य अमेरिका से 1931 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी।
आपने अपने प्रारंभिक प्रकाशनों में यह बताया था कि कर्ली टाई वायरस पौधे में आहार चालन या फ्लोएम ऊतक द्वारा फैलता है। तो इन्होंने बताया था कि कर्ली टाइप वायरस जो है एक वायरस है कर्ली टाइप, वो फ्लोएम जो टिश्यू होता है हमारा, फ्लोएम जो फूड ले जाता है, हमने आपको बताया था कि जाइलम जल ले जाता है जड़ों से पत्तियों तक, और फ्लोएम फूड ले जाता है पत्तियों से जड़ों तक नहीं कहेंगे, पत्तियों से पौधे के हर भाग तक, जड़ों तक ही नहीं हर भाग तक। देखो प्रश्न पूछा जाता है नीट में, तो पूछा जाता है जाइलम का क्या काम है, तो उत्तर दिया जाता है कि जाइलम जड़ों से पत्तियों तक जल को ले जाता है। लेकिन पूछा जाता है कि फ्लोएम का क्या काम है, तो फ्लोएम फूड को यानी भोजन को पत्तियों में, चूंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनता है, तो पत्तियों से जड़ों में नहीं हर भाग में, क्योंकि सिर्फ जड़ों को थोड़ा भोजन चाहिए, सब जगह चाहिए। और जब जल की बात आती है तो जाइलम जड़ से जल को भी हर भाग तक ले जाता है, लेकिन जब नीचे से ऊपर की बात करेंगे तो जल पत्तियों तक पहुंच गया तो सब जगह पहुंचेगा। तो इस प्रश्न को ध्यान रखिए, पूछा जाता है। तो कर्ली टाइप वायरस फ्लोएम टिश्यू द्वारा प्लांट के हर बॉडी में पहुंच जाता है। डॉक्टर एसाव की 1954 में प्रकाशित पादप शरीर प्लांट एनाटॉमी ने एक परिवर्तनात्मक एवं विकासात्मक उपागम को अपनाया, जिससे पादप संरचना के बारे में समझ व्यापक हुई तथा पूरे विश्व भर में अथाह प्रभाव छोड़ा, अर्थात सीधे सीधे एक विशेष विज्ञान में पुनर्जागरण ला दिया। तो अभी तक हमारे काम का सिर्फ एक ही चीज मिली है, बस इतनी चीज हमारे काम की है। आगे देखते हैं। सन 1960 में कैथेराइन एसाव की एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स यानी बीज पादपों का शरीर प्रकाशित हुई। इसे वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी एवं इंसाइक्लोपीडिया यानी विश्वकोश के रूप में संदर्भित किया गया था। सन 1957 में आपको नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए चुना गया और आप इस सम्मान को पाने वाली 6वीं महिला थी। अब ध्यान दीजिए, महिला है, पुरुष नहीं है, कैथेराइन एसाव। इस सम्मानित पुरस्कार के अतिरिक्त आपने यूएसए के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से 1989 में नेशनल मेडल ऑफ साइंस भी प्राप्त किया। जॉर्ज बुश 1989 में थे, आज वाले जॉर्ज बुश नहीं। जब 1997 में कैथेराइन एसाव मृत्यु की गोद में समा गए, तब मिसूरी बॉटेनिकल गार्डन एनाटॉमी एवं मॉर्फोलॉजी के निदेशक पीटर रेवेन ने याद करते हुए कहा था, वह 99 वर्षों की आयु तक पादप जीव विज्ञान के क्षेत्र में परिपूर्ण प्रभावयुक्त बनी रही। तो ये है कैथेराइन एसाव का जीवन संघर्ष और उनके योगदान। तो एक ही लाइन उसमें महत्वपूर्ण है। चैप्टर 5 आ जाता है, पुष्पी पादपों की आकारिकी। अगर इंग्लिश में देखें इसको तो इंग्लिश में बोला जाएगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों की आकारिकी। तो आकार का मतलब मॉर्फोलॉजी और शारीर का मतलब एनाटॉमी स्ट्रक्चर। शारीर का मतलब एनाटॉमी स्ट्रक्चर, आकारिकी का मतलब मॉर्फोलॉजी। तो देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि यद्यपि एंजियोस्पर्म की आकारिकी, एंजियोस्पर्म हमने पढ़ा था, एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। तो एंजियोस्पर्म जो है ये आवृत बीजी पौधे हैं। आवृत बीजी का मतलब जिनमें सीड पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं, उनको एंजियोस्पर्म कहते हैं। और बीज के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है, एक को मोनोकाटिलिडनी, एक को डाइकाटिलिडनी। मोनोकाटिलिडनी मतलब एक बीज पत्री, जैसे गेहूं है, इसको छीलोगे तो एक ही बीज निकलेगा। धान है, इसको छीलोगे तो एक ही चावल निकलेगा। मक्का है, एक ही होता है। बाजरा है,
एक ही होता है, ज्वार है एक ही होता है, तो ये एक बीजपत्री यानी मोनोकाटिलेडनी। और डाइकाटिलेडनी उसमें 2 बीज निकलेंगे, आप छीलोगे, चना छीलो 2 दालें निकलेंगी, अरहर छीलो 2 दालें निकलेंगी, मटर छीलो 2 दालें निकलेंगी, मूंग छीलो 2 दालें निकलेंगी, उड़द छीलो 2 दालें निकलेंगी, तो ये द्विबीजपत्री। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंजियोस्पर्म को 2 भाग में बांटा गया, मोनोकाटिलेडनी, डाइकाटिलेडनी। मोनोकाटिलेडनी का मतलब एक बीजपत्री, डाइकाटिलेडनी का मतलब द्विबीजपत्री। मोनोकाटिलेडनी में 1 बीज होता है सीड में, और डाइकाटिलेडनी में छीलने पे 2 निकलते हैं। तो जब वो बीज उगता है चने का, तो देखे होंगे उगने के शुरुआत में 2 पत्ते लगे रहते हैं ऊपर तने पर, स्टेम में, तो इसीलिए द्विबीजपत्र कहा जाता है। और गेहूं उगते हुए देखा होगा तो एक ही ऐसे लंबा लंबा निकलता है। तो कह रहा है यद्यपि एंजियोस्पर्म की आकारिकी यानी मार्फोलॉजी, उसके आकार अथवा बाह्य संरचना में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, तो आकारिकी को ही बाह्य संरचना कहते हैं, फिर भी इन उच्च पादपों का विशाल समूह हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। इन उच्च पादपों में मूल यानी रूट, स्टेम मतलब स्तंभ माने स्टेम, पत्तियां मतलब लीफ, पुष्प मतलब फ्लावर एवं फल मतलब फ्रूट की उपस्थिति इसका मुख्य अभिलक्षण है। तो पुष्पी पादपों की आकारिकी में अगर हम देखें तो उच्च पादपों में रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट इनकी सबसे मुख्य अभिलक्षण यानी इनके गुण धर्म है। ये हो गया। अध्याय 2 एवं 3 में हमने पौधों के वर्गीकरण के विषय में अध्ययन किया है, जो आकारिकी तथा अन्य विलक्षणों पर आधारित है। तो 2 और 3 अध्याय में जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, तो वो भी मार्फोलॉजी एवं अन्य कैरेक्टर पर आधारित है। वर्गीकरण तथा उच्च पादपों की भली भांति समझने के लिए, वर्गीकरण तथा उच्च पादपों को भली भांति समझने के लिए अथवा सभी जीवों के लिए हमें संबंधित मानक वैज्ञानिक शब्दावली तथा मानक परिभाषाओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन है जो वैज्ञानिकों ने बनाई है, तो उनकी शब्दावली तथा मतलब किसके लिए क्या शब्द यूज करना है तथा मानक परिभाषाओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है। कुछ परिभाषाएं यानी डिफिनीशन दी गई हैं, उनको भी जानना जरूरी होता है। हमें विभिन्न पादपों की विविधता जो पौधों में पर्यावरण के अनुकूलन का परिणाम है, जैसे विभिन्न आवासों के प्रति अनुकूलन, संरक्षण, चढ़ना तथा संचयन आदि के विषय में भी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तो विभिन्न प्रकार के आवासों के लिए अनुकूलन यानी एडाप्टेशन, संरक्षण, चढ़ना तथा संचयन, इसको इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, हर चीज की आपको इंग्लिश जानना जरूरी है, क्योंकि आगे पूरा इंग्लिश ही है। तो एडाप्टेशन देखिए, अनुकूलन, वेरियस हैबिटेट मतलब जहाँ रहते हैं वहाँ का संरक्षण है, वहाँ का रख रखाव, प्रोटेक्शन यानी संरक्षण, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना, स्टोरेज मतलब कुछ चीज को इकट्ठा करना, ये सब। अब आगे देखिए, कह रहा है कि यदि आप किसी खरपतवार को उखाड़ें तो आप देखेंगे कि उन सभी में मूल, तना तथा पत्तियां होती हैं। उनमें फूल फल भी लगे हो सकते हैं। पुष्पी पादप का भूमिगत भाग मूल तंत्र, जबकि ऊपरी भाग प्ररोह तंत्र होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि कोई अगर हम खरपतवार उखाड़ दें, एनी वीड, वीड का मतलब खरपतवार, तो उसमें देखते हैं हम कि जड़ होती है, तना होता है और पत्तियां होती हैं, रूट, स्टेम और लीफ होती है। किसी किसी में हो सकता है आपको फूल भी मिल जाए या फल भी मिल जाए। तो जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है यानी जमीन के नीचे भाग होता है उसको रूट सिस्टम कहते हैं, और जो जमीन के बाहर होता है, ग्राउंड से बाहर, एबव द ग्राउंड मतलब पृथ्वी से बाहर, उसको शूट सिस्टम कहते हैं यानी प्ररोह तंत्र जिसको हिंदी में कहेंगे। तो ये चीजें होती हैं। अब आगे हमारा आ जाता है मूल यानी रूट सिस्टम।
जड़ जिसको बोलते हैं, मूल तंत्र, रूट। तो रूट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इंग्लिश में देखिए इसको रूट बोलेंगे, द रूट। तो देखते हैं ये जमीन के अंदर वाला भाग है। तो अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है जो मिट्टी में उगती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए मूल है तो मूलांकुर से बनेगी, लेकिन अधिकांश में, अधिकांश शब्द लिखा है, सब में जरूरी नहीं। तो अधिकांश द्विबीजपत्री डाइकोटिलेडन, हमने बताया जैसे चना, मटर, मूंग, ये सब जिनमें 2 बीज पत्र हों, 2 पत्ते निकले, तो उनमें जो है जो हमारा मूल बनती है रूट, वो मूलांकुर से बनती है। मूलांकुर से प्राथमिक मूल बनती है, प्राइमरी रूट जिसको कहते हैं। इसमें पार्श्वीय मूल होती हैं जिन्हें द्वितीयक तथा तृतीयक मूल कहते हैं। अब जो प्राइमरी रूट होती है वो तो मूलांकुर से बनती है, लेकिन उसके अगल बगल रूट निकल आती हैं। जैसे मूली देखा होगा तो मूली प्राइमरी रूट हो गए, उसमें हल्के हल्के धागे जैसी संरचनाएं, जड़ें इधर उधर निकली रहती हैं, तो वो सेकेंडरी रूट या द्वितीयक मूल हो गई। तो वे इनको पार्श्वीय मूल या लेटरल रूट बोलते हैं। प्राथमिक मूल तथा इनकी शाखाएं मिलकर मूसला मूल तंत्र बनाती हैं। अब पूरा मिला करके एक टैप रूट सिस्टम बनता है, टैप रूट सिस्टम बनता है। तो प्राथमिक एवं इनकी शाखाएं पूरे को मिला करके मूसला मूल तंत्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो मूली है वो मोटी वाली भाग ही मूसला जड़ नहीं है, पूरी जो छोटी छोटी जड़ें इधर उधर सेकेंडरी रूट निकल रही हैं, लेटरल रूट जिनको कहते हैं, इनको पूरे को मिला करके मूसला मूल तंत्र कहेंगे या टैप रूट सिस्टम। इसका उदाहरण सरसों का पौधा है, चित्र 5.2a। तो ध्यान दीजिए डाइकोटिलेडन की बात हो रही है, मोनोकोटिलेडन नहीं अभी। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है कि प्राइमरी जो रूट होती है डाइकोटिलेडन प्लांट में, जो द्विबीजपत्री है, उसमें रेडिकल यानी मूलांकुर के इलांगेशन, डायरेक्ट इलांगेशन ऑफ द रेडिकल, इसको अंडरलाइन करिए, यानी जो हमारा रेडिकल यानी मूलांकुर है उसके सीधा सा लंबे हो जाने से बनता है। इसी से इसको जो बनती है रूट उसको प्राइमरी या प्राथमिक मूल कहते हैं। अब देखिए लेटरल रूट जो पार्श्व जड़ें हैं उनको सेकेंडरी रूट या टर्शियरी रूट बोलते हैं, द्वितीय या तृतीयक जड़ें कहते हैं। ये अगल बगल से निकलती हैं। द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। अब प्राइमरी जो रूट है और उसकी जो लेटरल रूट है इधर उधर पार्श्व में निकले, उन सब को मिला करके हम लोग टैप रूट कहते हैं। तो इसको ध्यान देना है कि टैप रूट क्या है। अब देखिए फिगर देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए फिगर बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो ये वाली जड़ है, ये जमीन है, जमीन के नीचे ये जड़ है, ये मूलांकुर से बनी है जिसको रेडिकल कहते हैं अंग्रेजी में। तो रेडिकल से ये प्राथमिक मूल यानी प्राइमरी रूट बनी, और फिर देखिए इसकी शाखाएं निकली, द्वितीयक मूल या तृतीयक मूल। इसी में और ब्रांच हो सकती है, द्वितीयक मूल है और ये ब्रांच हो गई तो तृतीयक मूल हो गई, टर्शियरी रूट जिसको बोलते हैं। तो ये पूरा मूल तंत्र यानी रूट सिस्टम हो गया पूरा मिला करके। अब इसको देखते हैं शूट सिस्टम को, अभी जब आगे पढ़ेंगे तो उसको ये ऊपर वाला देख लेंगे, और ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए कलिका निकलती हैं, बड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कली, जिससे ये शाखाएं बनती हैं आगे। और ये हमारा इंटर नोड है, ये नोड इंटर नोड, ये पूरा ये लंबा वाला ये इंटर नोड है, और ये जो खांच जैसे है जहाँ से पत्ती निकल रही है इसको नोड कहते हैं। और ये प्ररोह तंत्र है, देखिए कह रहा है प्ररोह तंत्र, स्टेम वाला। शूट सिस्टम ये पूरा जो है, ये पूरा शूट सिस्टम है, शूट सिस्टम। हिंदी में देखिए थोड़ा ध्यान देना है,
ये जो तीर का निशान यहाँ पे होना चाहिए। प्ररोह तंत्र मतलब ये पूरा स्टेम तने वाला भाग है, ये गलत निशान लगा है। ध्यान दीजिए, पत्ती में निशान लगा दिया है, गलत है। ये पत्ती है, लीफ होना चाहिए इस जगह। और ये तना है, पूरा स्टेम है, यहाँ पर होना चाहिए। ये फल है, फ्रूट होना चाहिए। ये पुष्प है, फ्लावर होना चाहिए। तो ये गलत लिखा है, इसको सही कर लीजिए। ये तीर का निशान यहाँ लगना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। ये प्ररोह तंत्र, ये चीज, ये पूरा है, ये पूरा प्ररोह तंत्र यानी इस सूट सिस्टम जिसको कहेंगे। ये लीफ है, ये हमारी लीफ है, लीफ। तो इसको ध्यान देना। अब आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। तो कह रहा है ये मूल तने के आधार से निकलती हैं। हाँ, ये देखिए, दो बीजपत्री तो हम देख चुके हैं। अब एक बीजपत्री यानी मोनोकाटिलेडन की बात करेंगे, जिसमें एक ही पत्ती निकलती है जब वो उगता है उसका बीज। तो एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल अल्पायु होती है और इसके स्थान पर अनेक मूल निकलती हैं। ये मूल तने के आधार से निकलती हैं। इन्हें झकड़ा मूल तंत्र कहते हैं। इसका उदाहरण गेहूं का पौधा है। तो ध्यान दीजिए, जो एक बीजपत्री है तो उसमें बहुत लंबी जड़ें, बहुत मतलब मोटी जड़ें नहीं होती, पतली होती हैं और धीरे धीरे प्राथमिक जड़ें नष्ट हो जाती हैं। उनकी जगह झकड़ा मूल तंत्र निकलता है। इसका उदाहरण गेहूं का पौधा है। चित्र 5.2 का बा देखना है। अभी हमने आ देखा है, द्विबीजपत्री पौधा, अब बा देखना है। तो इसको भी देख लेते हैं। अब इंग्लिश में देख लेते हैं। तो देखिए, जो द्विबीजपत्री है एक बीजपत्री है जिसको मोनोकाटिलिडन कहते हैं। तो जो इंग्लिश वाली बुक पढ़ना चाहते हैं तो अपनी इंग्लिश वाली बुक में भी अंडरलाइन करते जाएं, हम बताते जा रहे हैं। मोनोकाटिलिडन, तो इसमें जो है प्राइमरी रूट जो है वो बहुत कम समय के लिए होती है और ये रिप्लेस हो जाती है लार्ज नंबर ऑफ रूट से, और उस लार्ज नंबर ऑफ रूट को बोलते हैं फाइब्रस रूट यानी झकड़ा जड़ें। बहुत सारी जड़ें होती हैं, जैसे बाल उलझ जाएं उस तरह से। धान को उखाड़िए, धान के पेड़ को देखिए, निकलेंगी, तो इन्हीं को बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए, कह रहा है कुछ, अब ये 5.2 का बा भी देख सकते हैं फिगर, तो इसको देख लेते हैं। आ देखा, ये देखिए बा बना हुआ है, बा। ये मूसला तंत्र, ये आ वाला फिगर जो था, तो ये टैप रूट सिस्टम है। टैप रूट सिस्टम में जो द्विबीजपत्री में थी, पहले मोटी जड़ निकलती है, उससे द्वितीयक मूल निकलते हैं जिनको पार्श्व जड़ें या लेटरल रूट कहते हैं। और ये मेन रूट होती है, मेन मूल जो लिखा है, मुख्य। और ये देखिए झकड़ा जड़ें हैं जिनको फाइब्रस रूट कहते हैं। फाइबर पतले पतले रेशे जैसे होती हैं और फाइब्रस होती हैं, इसलिए इनको तंतुक मूल भी कहा जाता है। तो ये फिगर है, देखिए। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, कह रहा है कि कुछ पौधों जैसे घास तथा बरगद में मूलांकुर की बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती हैं। इन्हें अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि पौधे और जो घास हैं, तो इनमें मूलांकुर जो होता है यानी रेडिकल जो होता है, उससे जड़ें न निकल करके पौधे के अन्य भाग से निकल आती हैं। इनको क्या बोलते हैं? अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं। अंग्रेजी वाले बच्चे इनको समझें कि एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। मूल तंत्र का प्रमुख कार्य मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण, पौधे को मिट्टी में जकड़ कर रखना, खाद्य पदार्थों का संचय करना तथा पादप नियमकों का संश्लेषण करना। तो ध्यान दीजिए, पादप नियमक का मतलब पादप के हार्मोन जो शरीर की क्रियाओं को नियमित रखते हैं।
तो वो चीज़, तो ध्यान दीजिए कि एडवेंटिशियस रूट जो होती है वो रेडिकल यानी मूलांकुर से न निकल करके किसी अन्य भाग से निकलती है, ये बात हमको ध्यान देना। और जो जड़ है रूट सिस्टम, उसका काम है पौधे को मिट्टी में जमाए रखना, पानी तथा खनिज लवण यानी मिनरल सब्सटेंस का मिट्टी से अवशोषण करना, पौधे को मिट्टी में जकड़ कर रखना, खाद्य पदार्थों का संचय करना, इकट्ठा करना। जैसे मूली गाजर ये मोटी हो जाती हैं, पौधे को कुछ भोज्य पदार्थ संचित रखती हैं कि अगर न प्राप्त हो तो भी ये जिंदा रखने के लिए पौधों को खाना देती रहें। तथा पादप नियामकों का संश्लेषण करना, पादप हार्मोन का निर्माण करना। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। तो देखिए इंग्लिश वाली बुक में फाइब्रस रूट तक पढ़ लिया था हमने। तो देखिए बता रहा है कि ग्रास, घास, मोन्स्टेरा तथा बनियान, बरगद तथा पीपल, इन सब में रूट एराइजेस फ्रॉम प्लांट पार्ट अदर देन रेडिकल कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। तो जड़ों जो मूलांकुर है, रेडिकल जिसको कहते हैं, जहाँ से मूल का अंकुर होता है, एक बिंदु होता है, उसको रेडिकल या मूलांकुर कहते हैं, वहाँ से मूल यानी जड़ निकलती है। लेकिन ये जड़ें जो होती हैं एडवेंटिशियस यानी अपर्स्थानिक जड़ें, ये पौधे के रेडिकल के अलावा किसी अन्य भाग से निकलती। तो मेन फंक्शन हमारा क्या है रूट का? पौधे के भोजन को एब्जॉर्ब करना, पानी को एब्जॉर्ब मतलब पानी और खनिज पदार्थों को एब्जॉर्ब करना, उसको जमीन में खड़े किए रखना और फूड मटेरियल का सिंथेसिस करना और स्टोरेज करना, और ग्रोथ रेगुलेटर जो प्लांट हार्मोन जिनको कहते हैं, पौधों में नियामक जिसको हिंदी में कहते हैं, उनका भी निर्माण होता है पौधों में। बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेगा सिंथेसिस कहाँ होती है ग्रोथ रेगुलेटर की, तो कहाँ होती है? पौधे की जड़ों में। अब देखिए ये अपर्स्थानिक जड़ें यानी एडवेंटिशियस रूट दिखाया है। तो यहाँ पर देखिए जड़ें निकल आई हैं। जैसे हम किसी गुलाब की टहनी को जमीन पे दाब दें तो उसमें जड़ें निकल आएंगी। पुदीना है, उसको देखिए आगे जब बढ़ता है तो जड़ें निकाल करके जमीन में चलता है। तो ये एडवेंटिशियस या अपर्स्थानिक जड़ों के एग्जाम्पल है। अब देखिए आगे देखते हैं। ये देखिए अपर्स्थानिक जड़ें लिखा है इसमें भी हिंदी वाली बुक में। तो अब मूल के क्षेत्र, अब आगे हम पढ़ेंगे मूल के क्षेत्र, रीजन ऑफ द रूट, रूट के कौन कौन से रीजन है इसकी स्टडी करेंगे। तो मूल के क्षेत्र, इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।